बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह अच्छी हुई होगी। और अच्छी सुबह के लिए अच्छी एनर्जी होना बड़ा ज़रूरी है। और आजकल अच्छी एनर्जी के लिए ना मुझे सबसे जो बेहतरीन काम लग रहा है वो जब मैं सुबह घर से निकलती हूँ तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता है। उसकी बहुत सारी वजूहत है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी भी निकलती हूँ और आजकल स्कूल्स में चूँकि ऑफ है तो उस वजह से भी ट्रैफिक खासी कम लगती है। क्योंकि ट्रैफिक के अंदर से गुजर कर आना आपका आधा जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो एनर्जी है और आपका मूड है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में रोड सेंस की बहुत ज़्यादा किल्लत है। चाहे वो गाड़ियों वाले हों, बसेस वाले हों, रिक्शा वाले हों, मोटरसाइकिल्स वाले हों, हर एक की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको रोड सेंस होनी चाहिए। मुझे लगता है आधी आवाम को जो बीपी के मसले होते हैं ना वो सड़क पर ही निकल के होते हैं। क्योंकि जितना ब्लड प्रेशर आपका ड्राइव करते हुए हाई होता है उतना शायद कभी भी नहीं होता मेरा तो स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे अच्छी पुरसकून तरीके से आना और सुबह आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये बड़ा ज़रूरी होता है। आपको जब तक चाय ना मिले आपका मूड अच्छा नहीं होता। और उसके लिए मुझे इशारा कर दिया मेरी टीम ने पीछे से कि आपकी चाय आ गई है। वैसे मैंने उनको नहीं कहा था, लेकिन मैंने ऐसे ही कहा था कि चाय मिलना बड़ा ज़रूरी होता है और अच्छी चाय का होना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ये मैंने ना आज सुबह सुबह सोचा कि मैंने बिजली के बिलों की बात नहीं करनी, क्योंकि मैं खुद अपना शो देख रही थी रिपीट में। मैंने देखा कि मैंने 3 दिन मुसलसल बिजली के बिलों की बात की और ये गलत बात है। मुझे अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन अच्छी बातें होती कहाँ हैं, ये भी एक बात है। अच्छा जी, आप क्योंकि पता है सियासत के हवाले से बात करते हैं, मुल्क की हालात और वाक़यात के हवाले से बात करते हैं। कल की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ, फिर उस पर हम तजिया भी ले लेते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जो आईनी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज कर लिया है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मनोल्लाह साहब का कहना था कि अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को जो कह लें वोट दिया है, इंतखाबात को शफाफ बनाना ज़रूरी है। सूरत हाल जी इस हवाले से ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला और उसके वोट के हवाले से उसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं है बल्कि अवाम के वोट के हक़ की है। मगर सवाल यहाँ पर यह फैसला पैदा होता है कि ये फ़ैसला सुनाया कब जाएगा और क्यों नहीं सुनाया गया। पीटीआई तो ये चाहती है कि इस फैसले का, इस केस का जो फैसला है जल्दी सुनाया जाए, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। लेकिन मुतवक्के फ़ैसला क्या होगा और इस पर सियासत पे इसके क्या असरात होंगे। दूसरी जानिब जी हुकूमत ने पीटीए एक्ट की दफ़ा 54 के तहत कौमी सलामती के पेश नज़र और जुर्म के खदशे के तराजुर में ISI को फ़ोन टेप करने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से जी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन ने बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले पर अपोजिशन खासी एहतजाज करती हुई हमें नजर आती है और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब साहब ने कहा है कि ISI को फ़ोन जो टैपिंग की इजाज़त का नोटिफिकेशन अदालत में वो चैलेंज करेंगे और इसका ऐलान भी उन्होंने कर दिया। उसका साथ साथ ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अमली तौर पर अपनी शारक काट दी है। ये जो SRO है आइंदा आने वाले दिनों में उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये जो मामला है जी फ़ोन टैप होने का और इसके अलावा दीगर सियासी जमातों के जो इस पर जो एतराज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर भी बात करेंगे और क्या इसका इम्पैक्ट होगा। उसामा गाजी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच उसामा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। ज़ामा, सबसे पहले तो कल ये जो फ़ैसला महफूज हुआ है, दो कि इस पे कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन दो कि इस फ़ैसले को लेकर जितनी समातें हुई भी और जिस पे अभी तक कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आ रही है, लेकिन आप इस जो भी मुतवक्के फ़ैसला होता है किस तरफ देखते हैं इस सारे मामलात को जाते हुए? एक तो अभी चूँकि फ़ैसला महफूज है, बड़ा मुश्किल होता है कि अंदाज़ा लगाना मार्क्स से और जो कुछ अभी तक हुआ है उससे अंदाजा लगा सकते हैं जी। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि डिवाइड है हमें नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जिस तरह से मार्क्स नजर आया और हालिया हिस्ट्री में अगर हम देखें तो काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक सोच बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि वो किसी भी तरह से किसी भी केस में तहरीके इंसाफ को या उनके बानी चेयरमैन को कोई भी रिलीफ देने को तैयार नहीं है। उनके हक में कोई फैसला काजी साहब की अदालत से ना आया है, ना आने की उम्मीद है। खासतौर पर जब बल्ला छीना उन्होंने और उस पर पूरी दुनिया में तनकीद हुई, उसके बाद से आप देखिए कि एक तसलसल नजर आता है। जो भी होता रहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्तें हों तो कहीं वो हमें नहीं नजर आता कि काजी साहब सुन रहे हैं।
तो इसलिए उनका तो एक वाज़े कह सकते हैं 100%। उसमें तो मुझे आज तक एक शख्स भी नहीं मिला या एक भी तज्ज़ियाकार जिसने कहा कि काज़ी साहब जो है वो क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे सकते हैं, वो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने जो कल रिमार्क्स दिए और उन्होंने अचानक इस तरफ इशारा दिया कि हम अभी फैसला सुना देते हैं, तो उस पर काजी साहब ने इस तरह इंप्रेशन दिया जैसे अभी तक वो माइंड मेकअप नहीं कर सके। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि जैसे शायद ज्यादातर जजेस जो है फुल कोर्ट के वो मुनीब अख्तर साहब की सोच रखते हैं और उनके साथ इत्तेफाक करते हैं। तो एक चीज वाजे हो रही है, अब हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीटें जो है ये हुकूमत को तो मिलती नजर नहीं आ रही, ये तो बड़ा वाजे है। अब क्या ये तहरीक इंसाफ को मिलती हैं मखसूस नशिस्तें, यानी वो मखसूस नशिस्तें जो हुकूमती जमातों को उनके हिस्से से ज्यादा मिल चुकी हैं, बिल्कुल ठीक, वो अब उनको नहीं मिलेंगी, ये वाज़ेह है। अब वो क्या तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को कौंसिल को मिलती है, ये है असल मेरी नजर में सवाल। पहला सवाल तो हो गया खत्म। और उसकी वजह ये है अरमला कि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि जब वाज़ेह हो जाए तो उस पर आप करेंगे तो वो अजीब बात है कि हमारा आइन इतनी डिटेल में लिखा गया है, बड़ी चीजें वाज़ेह हैं। उसमें लिख दिया गया कि जिस तनासुब से कोई भी जमात जीत कर आएगी जनरल सीट्स, उस तनासुब से एक खास तनासुब रखा गया, उस तनासुब से उनको मखसूस नशिस्तें ख़वातीन और अक़लियत की दी जाएंगी। इसका मकसद ये था कि उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ निज़ाम इस तरह का है इलेक्शंस का, आप औरतों को कम देखते हैं, कहाँ जाएंगी, कैंपेन करेंगी, कैसे होगा, उनकी पार्टिसिपेशन कम है। और इसी तरह अक़लियत होगी, उनका एक खास उनको दिया गया कि जितनी लोग वोट करेंगे, मकसद ये है जितने लोग जिस पार्टी को वोट करेंगे उतना उसका हक होगा मखसूस नशिस्तों पर, ताकि ये ना हो कि वोट किसी पार्टी को किया है और जनाब वो तनासुब आगे पीछे और पता लगे किसी और जमात को आपने ज्यादा सीटें दे दी। लेकिन यहाँ तो ये हुआ है कि जो बात एक भी सीट नहीं जीती उसको दो मखसूस नशिस्तें मिल गई। ये कैसे मुमकिन है? इतनी उन्होंने डायरेक्ट सीट जीती जितनी उनको मखसूस नशिस्तें दे दी गई और इलेक्शन कमीशन ने खुद से एक इंटरप्रिटेशन कर दी। और ये बात भी वाज़ेह है कि जो बल्ले का निशान छीना गया था उसकी गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की। ये बात तो काजी फैसल साहब भी मानते हैं, बिल्कुल। तो लिहाजा गलत तशरीह की गई तो उसका कसूर अब तहरीक इंसाफ को किस तरह ठहरा सकते हैं? ये जिन्होंने तशरीह कर दी, चूंकि बल्ले का निशान छीन लिया, लिहाजा पार्टी ही नहीं है तहरीक इंसाफ, कोई पार्टी जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उससे कोई शख्स वाबस्तगी रख ही नहीं सकता और उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उनको जबरदस्ती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ धकेला और अब कह रहे हैं आपकी मखसूस नशिस्तें ही नहीं है। तो मुझे लगता है अखलाकी तौर पर तो बड़ा वाज़ेह है कि जिसको वोट दिया है लोगों ने और सबको पता है कि तहरीक इंसाफ है, उसको मखसूस नशिस्तें ये मिलनी चाहिए जो उनसे छीनी गई थी। मिलती है नहीं मिलती ये डिबेट है, मगर अभी तक यही नजर आ रहा है कर दिया कि वाज़ेह है कि ये हुकूमत को तो मिलती मुझे नजर नहीं आती। अब ये तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को कौंसिल को मिलती है नहीं मिलती, ये एक बड़ा सवाल है। अलबत्ता इसका देखते हैं क्या होता है, क्या जवाब हमें मिलता है अदालती फैसला जो कि महफूज है इसके बाद। अच्छा उसामा, आपने अभी जिस तरह से खुद कहा इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था और जिस तरह आपने खुद कहा कि उन्होंने इस सारे मामले में जो तशरीह है वो सही तौर पे नहीं की और जिसका इम्पैक्ट एक कयास हमने देखा है चाहते हुए या ना चाहते हुए। ज़्यादातर जो तज्ज़ियाकार भी हैं, लोग भी हैं जो जिनसे रिलेटेड ये मामला है, वो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को इनफैक्ट इस बात का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। और हमने जब भी देखा है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन होने के हवाले से कोई भी मामलात हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हमेशा से किसी न किसी तनाज़े की जद में रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से भी आपका कमेंट चाहिए। अलबत्ता देखिए, आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह, इसकी एक टीम है और हर कोई अपना अगर रोल अदा करेगा तो तभी ये प्रोग्राम सही तरह हो सकेगा। कैमरामैन है, टेक्नीशियंस हैं, अब कोई अपना रोल अदा ही नहीं कर रहा, तो पता ही नहीं आएगा कि क्या कर देगा, वो किस तरह का कैमरा किधर कर देगा, या वो नाराज हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, तो ये कियोस होगा। इसी तरह मुल्क में इदारे अगर अपना काम नहीं करेंगे तो कियोस होगा और यही हमने देखा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें इतना मुतनाज़ा, इतना बायस्ड इलेक्शन कमीशन कभी नजर नहीं आता। आप अंदाजा लगाइए कि जजेस के रिमार्क्स है कि आज तक हिस्ट्री में हमने कभी इदारों को पार्टी बनते नहीं देखा। इदारे का काम है इलेक्शन रिकॉर्ड ले आए कि जी क्या था, क्या हुआ, हमने उसको किस तरह से देखा, ये। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ऐसे लग रहा है कि पार्टी बना हुआ कि नहीं, हमने ये सीटें जबरदस्ती हुकूमती जमातों को देनी ही देनी है, चाहे उसके लिए उनको आइन में खुद से एक जुगाड़ लगानी पड़े, कोई उसकी अपनी तशरीह करनी पड़े, कोई इंटरप्रिटेशन करनी पड़ जाए कि भाई ये मखसूस नशिस्तें इतनी इसको मिलेगी, नहीं अच्छा ये तो हमने इसको देनी तो किसको दे, ये भी इनको दे देते। ये कभी नहीं हुआ। और देखिए ये पिछले 2 साल से हम तसलसल देख रहे हैं। आइन में वाज़ेह दर्ज था कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं जब असम्बलियां तहरीर कर दी जाएंगी किसी भी सूबे की, कुछ भी हो।
इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए, नहीं करवाए। झूठ बोला गया, अच्छा हम दरकार है, ये है। फिर उसके बाद असेंबली तहरीर होने के बाद भी आप देखिए फिर इलेक्शंस नहीं करवाए गए, और उसमें भी फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई, यानी निगरान सेटअप भी यहाँ निगरान नहीं रहा, वो पता नहीं क्या बन गया। और उसकी वजह से आप देखिए कि जब आप किसी को पता ही नहीं है कि अच्छा ये निजाम कितनी देर चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होगा, इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, आगे क्या बनेगा, तो फिर एक क्योस ही होगा और इदारों में टकराव ही होगा। अब आप देखिए इस वक्त एक जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन में टकराव, क्योंकि हुकूमत एक नया काम कर दिया उन्होंने कि अपनी जो भी अभी धांधली है उसको छुपाने के लिए इस्लामाबाद के 3 होते नजर आ रहे थे, तो अब इलेक्शन कमीशन को एक जुडिशियल इख्तियार दे दिया कि आप अपनी मर्जी के जजेस लगाएं। देखिए अरमाला, एक अजीब बात यह है कि जब किसी पर इल्जाम आएगा, कोई भी शख्स है वो समझता है कि इलेक्शन कमीशन ने उसके साथ ज्यादती की है, तो आप खुद बताइए क्या ये मुमकिन है कि जिस पर इल्जाम आए उसके पास इख्तियार हो कि जज उसकी मर्जी का होगा? बिल्कुल। कभी इस तरह इंसाफ हो सकता है? अब यहाँ तो ये होता है इलेक्शन कमीशन के किसी अफसर ने किसी ने भी कुछ कर दिया, कल को यह है कि हुकूमत कहेगी जज हमारी मर्जी का होगा, आप पुलिस वाले पर इल्जाम लगाएंगे कि उसने मेरे साथ ज्यादती की है, उसने गलत किया है, या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट ने, तो क्या उनकी मर्जी का जज होगा? ये तो इंसाफ का कत्ल है कि जो मुलजिम है, मुजरिम है, वो कहे जनाब मेरा ये फलां है, बंदा है, यही जनाब ये फैसला करेगा। हाँ। और जो बेचारा मजलूम है वो देखता रह जाएगा कि वहां पर उसको क्या खाक इंसाफ मिलेगा। पहले ही हमारे इतना इम्बैलेंस है, ये शराफिया के लिए एक अलग कानून हमें नजर आता है, बिल्कुल। ताकतवरों के लिए अलग कानून नजर आता है, हालांकि बेसिक मकसद सिर्फ और सिर्फ कहीं जिसको जंगल का कानून कहते हैं, सोसाइटी में इम्बैलेंस कहते हैं, वो बैलेंस कहाँ आता है? सिर्फ और सिर्फ अदलिया में, और तो कहीं नहीं हो सकता, वो ही नहीं, किसी भी माशरे में मुमकिन ही नहीं है। जो ताकतवर होगा वो आगे निकल जाएगा। उसामा भी आपने एक मजलूम की टर्म इस्तेमाल की, इस सारे प्रोसेस के अंदर जिसमें हम सब बात भी कर रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं, एक वो आवाम भी थी जिसने वोट दिया था, उन्होंने भी अपने वोट को कुछ कीमती समझ के, कोई अपने अथॉरिटी समझ के इस वोट को कास्ट किया, घरों से निकले, एफर्ट पुट की और ये सोचा कि उनके मुस्तकबिल का कोई बेहतर फैसला होगा। उस आवाम का भी तो राइट है ना कहीं जिसको इस सारे कंट्रोवर्सी कह लें, इस सारे केओस के अंदर हम निगलेक्ट कर रहे हैं। माला बिल्कुल सही है। एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपके क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, तो जितने अच्छे क्वेश्चन हो उतना फिर जवाब में भी जाहिर है कि लोगों की ये चीज सामने आती है। देखिए मौजूदा हालात में ना लोगों का, अवाम का कोई स्टेक नजर नहीं आता, उनको खत्म कर दिया गया। ये 25 करोड़ में से 24 करोड़ 90 लाख कम से कम लोग जो है उनका कोई लेना देना नहीं है डिसीजन मेकिंग से। ये एक 5 साल के बाद आपने उनको इख्तियार दिया था, 5 साल के बाद, जहां वो एक ओनरशिप फील करते हैं कि अच्छा हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही, कुछ भी है, तो उनके हिसाब से अच्छा हम तो जनाब ये करेंगे, इसको नहीं हम वोट देंगे। 5 साल के बाद वो कोई मैंने एमपीए ताकतवर हो जैसा कि उनके पास आता था और वो निगोशिएट करता जी हमें वोट दे, वो उनसे छीन लिया गया। भाई आप जिसको मर्जी वोट करें, डब्बे में आपने वोट किसी को डाले, वो फॉर्म 47 जाली बनाकर किसी के भी कर देंगे, और उसके बाद ऐसी कानून साजी करेंगे। अब तक अपडेट कर रहा है, यानी 3 जुलाई का भी मामला आप देखिए, उसके बाद कल परसों डॉन की भी खबर थी कि अब भी उनकी वेबसाइट पर, इलेक्शन वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपडेट हो रहे हैं। ये इंटरनेशनल पाकिस्तान के चैनल्स पर खबर चली, आप अंदाजा लगाइए कि ये कुछ हो रहा है लोगों के साथ। फिर आप देखें कि मुझे वो याद आता है कि दौर था, अगर फिल्म्स भी पुरानी देखी हो या आज की फिल्म देखिए, पुराना दौर दिखाते कि जनाब वो उनको कोड़े मारे जा रहे हैं और वो कश्तियां जो है ना वो चला रहे हैं, और बादशाहों की कश्तियां चलाने के लिए साथ साथ उनको कोड़े मारे जाते हैं, उनको थोड़ा सा खाना दे दिया जाता है। आज उस मुल्क में अवाम का ये हाल, उनसे खून निचोड़ना है उनका। आप जो कहती हैं कि 3 दिन बिजली के बिलों की बात करती रही, वो सही करते नहीं। आप मुझे आप बताइए कोई और मसला आपने सुना अपने किसी शख्स? बिल्कुल भी नहीं, अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल। कैमरामैन से लेकर डोमेस्टिक है, घर में आने वाले अपने लोग, सब लोग सिर्फ एक ही शिकायत करें, बिल बहुत ज्यादा है, कहाँ से देंगे? मुझे बताइए, जब 3,500 रुपए किलो मटन होता है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ जी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इस वक्त ये बात हो रही है कि जी 3,500 रुपए किलो मटन होगा, 500 रुपए दर्जन अंडे होंगे, 300 रुपए किलो खुला दूध, 350 रुपए किलो दही, 370 रुपए तो ये पैकेज मिल्क हो गया, पूरी दुनिया में सबसे महंगा है। तो ये मैं आपको चंद मिसालें दे रहा हूँ, उसके बाद क्या हाल होगा। तो इसमें अवाम कहीं स्टेक होल्डर नहीं है। आपने उन पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, उनसे आपने खुराक भी छीन ली, तालीम पहले छीन ली हुई है आपने, तो 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से पहले ही बाहर है। तो मुझे बताएं आपने अवाम को दिया क्या है, और वो कहीं स्टेक होल्डर है ही नहीं। और जो शराफिया है उन्होंने अपने लिए इसमें मरात रखी है। पार्लियामेंट हाउस का खर्चा बढ़ा ही नहीं बढ़ा, प्रेसिडेंट का बढ़ा ही नहीं बढ़ा,
6 करोड़ रुपया सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस के बाग का खर्चा है, शायद स्टाफ है, तो वो तो बाग उतना ही बड़ा है और उसका खर्चा बढ़ गया है। 39 करोड़ 80 लाख रुपया कमिश्नर लाहौर के घर की रेनोवेशन का है। नया घर नहीं बनना, कोई प्लाजा नहीं बनना, उसकी रेनोवेशन भी रखा गया है। जी, वजीर आला साहिबा के मसालची का खर्चा 14 लाख रुपया रखा गया है, वजीर आला सेक्रेटरी जिसने कहने को ये एक गरीब मुल्क है और इसके मसाइल ये हैं कि इस्लामाबाद क्लब के अंदर दूसरी बीवी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे वज़रा इस तरह की शिकायत और इस तरह के इश्यूज़ उठाते हुए हमें नज़र आते हैं। तो आप सोचें कि फिर इस मुल्क में हम कहाँ से क्या भलाई या क्या चाहिए जब आवाम बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर ही उलझ कर रह गए हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सूरत हाल पर अपना कमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है इस पे हम बार बार बात करते हैं, चूँकि टेक्नोलॉजी का, गैजेट्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत महदूद होकर रहेगी, है चाहे बड़े हों बच्चे हों। तो ऐसे में आपको अपने आप को फ़िट रखने के लिए, बच्चों को फ़िट रखने के लिए आपको किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, हम अपने शो में ऑन एंड ऑफ बात करते रहते हैं। आज हम ताइक्वांडो के हवाले से बात करेंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके फ़वाइद क्या हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह से इंगेज कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर। और उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यमुना कमर, जो कि ताइक्वांडो एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुशामदीद भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच यमुना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक यमुना। सबसे पहले मुझे ये बताएं अपने बारे में कि आप कब से ताइक्वांडो कर रही हैं और सीखा है और कितना टाइम लगा सीखने में, और बेसिकली अब आप क्या प्रैक्टिस कर रही हैं? मुझे वैसे तो बचपन से शौक़ था, पर मैंने अब कंपैरेटिवली अदर्स काफ़ी लेट स्टार्ट किया है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे 5 साल हो गए हैं करते हुए, और अब मैं ताइक्वांडो वापडा टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ नेशनल लेवल पे। ओह वाव। और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है, और मेरे पास एक एशियन ब्रॉन्ज भी है। वाव, इंटरेस्टिंग। और रिसेंटली अब हम लोग टीचिंग की तरफ भी गए हैं। ठीक है। अब हम लोग बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों का इंटरेस्ट है सीखने में? हाँ, बहुत बच्चों का ज़्यादा शौक होता है कंपैरेटिवली। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पेरेंट्स अब बच्चों को ला रहे होते हैं ना, तो मतलब वो रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि हमें भी इसकी ज़रूरत है, तो वो हमें भी सीखना चाहिए। हाँ, वो भी हमारे साथ कर रहे होते हैं। अक्सर पेरेंट्स भी बच्चों के साथ हमें ज्वाइन करते हैं। व्हाट्स द एप्रोप्रिएट एज, मतलब अच्छी एज क्या है कि अगर आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो इनिशियली, ताकि वो बड़ा होकर उसकी जो टेक्निक्स हैं वो अच्छी हो जाए? अगर आप एज एन एथलीट परस्यू करना चाहते हो तो फिर आपको एटलीस्ट आई गेस 7 to 8 years स्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट एज। ठीक है। पर अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्शल आर्ट्स कर रहे हो, सिर्फ सीखने के लिए, तो फिर कोई भी एज की लिमिट नहीं है। ओके, आप किसी भी एज में किसी भी एज में कर सकते हो, पर फिर भी मिनिमम 3 होना चाहिए। उससे छोटे बच्चे मतलब इतना नहीं कर सकते, जाहिर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी ने एज एथलीट, जैसे एज यू सेड के परसू करने हैं, तो फिर तो उसको बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। किस तरह का ये स्पोर्ट है, किस तरह से आपकी बॉडी को फिट रखने में, बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी के लिए कैसे ये रोल प्ले करता है? अच्छा, ताइक्वांडो जो है वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का स्पोर्ट है। ओके। तो इसमें एक तो इसकी जो फ़िलासफ़ी है ना, वो ये है कि 80% हम किक्स करते हैं। ठीक है। और किसी मार्शल आर्ट्स में, बाकी मार्शल आर्ट्स में मिक्स होता है, पंचेस भी होते हैं, किक्स भी होते हैं, पर हम 80% किक्स रखते हैं इस फ़िलासफ़ी पे कि जो आपके लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिम्ब है। ठीक है। और मतलब नेचुरली स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, तो हम उसको सबसे ज़्यादा ट्रेन करते हैं। वो आपके अपोनेंट से आपको एक सेफ डिस्टेंस पे रख के आप अटैक कर सकते हो, अपने आप को सेव कर सकते हो। तो इसमें फिर हम सबसे ज़्यादा जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करते हैं, ताकि मेरी किक ऊपर जाए, उसके फेस तक पहुँचे। एक नॉर्मल इंसान की नहीं पहुँचेगी, तो फिर हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग करनी होती है। तो उस लिहाज से मतलब एक तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है बच्चों की। बच्चे वैसे ही पहले से फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है अगर वो छोटी एज से स्टार्ट करें। अच्छा, अब जिस तरह आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, बहुत सारे बड़ी एज में, जैसे अगर हम बहुत अरसे बाद कोई एक्सरसाइज या जिम शुरू करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह की नहीं होती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और समटाइम्स
स्टिफ इतनी बॉडी हो जाती है कि आपकी वो डेवलप नहीं होती। हाँ, exactly. सो क्या हर एक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आना पॉसिबल होता है? लेकिन कुछ लोगों का आई गेस कि प्रॉब्लम होता है कि उनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। मुझे लगता है कि नहीं होता है, मतलब अगर आप कंसिस्टेंट हो ना और आप ट्रेनिंग कर रहे हो, हमने खुद अपने सामने देखा है। मतलब आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 21 और अब मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो हमारे पास अभी कुछ जैसे बहुत बड़े लोग भी आ रहे हैं ना उम्र में, तो वो भी कर रहे हैं और उनकी इम्प्रूव होती है। ओके, दैट्स अमेजिंग। अभी आप हमें कुछ बताओगी, जो घर पे बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे कि ताइक्वांडो के अंदर आप किस तरह से ट्रेन कर सकते हो, टेक्निक्स क्या होती हैं? जैसे आपने किकिंग की बात की, तो उस हवाले से भी कुछ आप बता दोगे टेक्निक्स? मतलब हाँ, करके दिखा दोगे, डेमो हमें दे दो। थोड़ा सा साइड पे आ जाओ यमुना, हम थोड़ी सी टेक्निक्स जानते हैं, साथ साथ यमुना आप एक्सप्लेन कर देना कि कैसे होता है। एक तो मतलब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो मतलब इतना ऊपर हम किक करते हैं। हाँ, और ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। हाँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम यार, बिकॉज यमुना इज एन एक्सपर्ट, तो ये अभी आपको बेसिकली बता रही है। हाँ, मतलब एटलीस्ट आपकी फुल स्प्लिट्स तो होने चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि आपकी जो जिस लेग पे आप रेस्ट करते हो उस पर बैलेंस और मतलब स्ट्रेंथ इतनी हो कि आप कॉन्स्टेंटली किक कर सको। ओके, तो इस तरह से। और बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं यमुना ज़्यादातर? मतलब यही किस तरह की एक्सरसाइज होती है, ये मुझे बताओ। सबसे ज़्यादा मतलब इस तरह से होता है कि हम बच्चों को दे देते हैं कि आपने स्टे करना है विदाउट होल्ड, इस तरह से वो स्टे करके खड़े रहते हैं, इस तरह से होता है। ओके, अच्छा, बच्चों के लिए जब इनिशिएट बिगिनर्स आते हैं तो आप बेसिकली उनको किस तरह की ट्रेनिंग का एडवाइस करती हो कि ये तो आपने ताइक्वांडो की टेक्निक सीखनी है, लेकिन इसके साथ साथ जो फिजिकल आपकी एक्टिविटी है वो किस तरह की होनी चाहिए? हम स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा करवाते हैं। स्ट्रेचिंग थोड़ा सा हमारे देखने वालों को आप बता दो। मतलब स्प्लिट्स के लिए हम लोग इस तरह की स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं ताकि उनकी स्प्लिट्स अच्छी हो जाएं, और फिर इस तरह से मतलब हमारा गोल होता है कि एक बच्चे को हम इतने फुल स्प्लिट्स में लेके आएँ। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है। यमुना, आपको देख के लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स नॉट, ये बहुत मुश्किल है। ये बिगिनर्स नहीं कर सकते, बार बार मैं बता रही हूँ, घर पे कोई ट्राई ना करे, इंजरी ना कराए। पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को इसका आदी करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? ताकि आप इंजरीज अवॉइड कर सकें। अच्छा, इंजरीज बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, वो किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन के बगैर कर रहे होते हैं। हाँ, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? हाँ, अगर आप बिगिनर हो ना, बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई कोच या ट्रेनर हो। उसके बगैर डेफिनेट है कि आपको इंजरीज होंगी। ओके, मतलब इवन अगर आपके कोच भी अच्छे नहीं हैं, आप इस तरफ आ जाओ यमुना, हाँ, साथ साथ बात कर लो जी। अगर इवन आपके कोच भी इतने अच्छे नहीं है तो भी आपको इंजरीज हो जाती हैं। ओके, तो मतलब जैसे अब एक नॉर्मल इंसान है ना, वो बैठ के उसके जो हिप फ्लेक्सर्स और जो ग्लूट्स हैं वो वीक हो जाते हैं और स्टिफ भी हो जाते हैं। हाँ, स्टिफ भी हो जाते हैं। तो एट द सेम टाइम आपको उनको फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग भी करनी है और एट द सेम टाइम उसको स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्ट करोगे, वो एक मसल वीक है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, वो टूट जाएगा, फट जाएगा, मतलब इंजर हो जाएगा। तो इसलिए दोनों एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है। तो यमुना, मुझे बताओ कि आप अभी कहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हो बच्चों को, और ख़ुद जब आप खेल रही हो, अभी आप नेशनल लेवल पे वाबरा के साथ तो खेल रहे हो, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें आपने अभी तक पार्टिसिपेट किया? नहीं, अभी लास्ट ईयर था, दोबारा से इंटरनेशनल के लिए मैं कर रही थी प्रिपेयर, पर लाइक जस्ट 10 days बिफोर द कॉम्पिटिशन मुझे डेंगू हो गया था एंड आई कुडंट। तो लाइक तो अभी बस ये है कि दोबारा से खुद से ट्रेनिंग स्टार्ट की है, रिकवरी की है, और अभी अपनी ट्रेनिंग सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, यहाँ पे गार्डन टाउन में है एक एब्स एंड वेलनेस, वहाँ पे हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। लाइक बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया, मैं कोई 1 month हुआ है। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि ये ख़वातीन या लड़कियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इन द एंड, क्योंकि सेल्फ डिफेंस को लेके आजकल तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है जब आप लड़कियां घर से निकलती हैं। और ये किसी एज स्पेसिफिक एज की बात नहीं, आपको हर एज की बच्ची को ये आना चाहिए सेल्फ डिफेंस, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मैं तो ये कहती हूँ, सबसे ये बात करती हूँ कि जितना मतलब पाकिस्तान में ये मस्ट है ना एक बच्चे पे कि आपने कुरान की तालीम हासिल करनी है, मैं कहती हूँ कि उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि एक लड़की को आप सेल्फ डिफेंस सिखाओ, मार्शल आर्ट्स, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं चाहूँगी आप जाते जाते क्लियर करो, कांग फू, कराटे और ताइक्वांडो, इनमें फ़र्क क्या है? अच्छा, ताइक्वांडो जो है वो कोरियन गेम है, ठीक है, और कंग फू चाइनीज़ गेम है, और कराटे जापानीज़ गेम है। और इसमें टेक्निक्स फ़र्क होती हैं? हाँ, टेक्निक्स फ़र्क हैं। कंग फू इज़ मोर फॉर्म बेस्ड, उसमें फैंसी फॉर्म्स होती हैं, जैसे आप फॉर्म्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसमें बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, टाइगर स्टाइल्स, एक एनिमल की जो है ना, ये सब मार्शल आर्ट्स में आता है। हाँ, ये सब मार्शल आर्ट्स में आता है। और जो कराटे है वो उसमें पंचेस और किक्स बहुत होती हैं,
But taekwondo is 80% kicks. 80% kicks. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच यमुना, बहुत शुक्रिया आप आई। यमुना खमर हमारे साथ मौजूद थी जी। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ ये जो सेल्फ डिफेंस वाला एक मामला है, इसके लिए इस तरह की फिजिकल हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चों को सिखाएं। 7 to 8 के आगे जो एज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप लगाएं और उनको एक जो कह लें ना, पढ़ाई के अलावा भी कोई अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा हमने सोचा आपकी मुलाकात एक हीरो से करवाई जाए, और आज हमारे साथ स्क्वॉश प्लेयर नासिर इकबाल मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप जीती है। इन्होंने जी ये दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस चैम्पियनशिप में ये टाइटल अपने नाम किया है। नासिर से इस चैम्पियनशिप के हवाले से हम डिटेल्स लेते हैं कि उनके मुकाबले कैसे थे, कैसा लग रहा है उनको ये जीत कर। थैंक यू वेरी मच नासिर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नासिर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ये चैम्पियनशिप जीती है। थोड़ा सा इस चैम्पियनशिप के हवाले से बताएं कि ये कौन सी चैम्पियनशिप थी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कितने ममालिक थे और आपका कंपटीशन कैसा था? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मौका दिया यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, शेपर्टन में हुआ था ये टूर्नामेंट, और इसमें मतलब काफ़ी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिससे मेरा जो फाइनल आया था वो फ्रांस के प्लेयर के साथ था। और हाँ, काफ़ी अच्छे इवेंट रहा। इससे ये होता है कि हम जितने ये टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो इससे हमारी रैंकिंग बढ़ती है, और जिसकी वजह से हम फिर अच्छे और भी जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें खेलने का मौका मिलता है हमें। डेफिनेटली रैंकिंग बेहतर होती है। स्क्वॉश की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं स्क्वॉश को लेकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वक्त के साथ साथ जो ये इस तरह के स्पोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। तो आप चूँकि अब इस गेम को खेल रहे हैं, कैसा लगता है कि स्क्वॉश के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? और थोड़ा सा ये बताएं कि आप कब से स्क्वॉश खेल रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि आप अगर अपना मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और मैं तकरीबन जब मैं 9 साल का था तब से मैंने स्टार्ट किया था, और उस टाइम से मतलब काफ़ी टाइटल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, ब्रिटिश जूनियर, काफ़ी मतलब एशियन जूनियर। तो अभी इस टूर्नामेंट के लिए जो मैं स्पेशली आया था, तो इससे ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइनल भी मैं जीता हूँ, और अभी आज से मेरा एक दूसरा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है इधर ऑस्ट्रेलिया में, जिसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूँ, फुली प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए। ये और कौन सा टूर्नामेंट है? सॉरी, आप बोलें। ये जी विक्टोरिया ओपन है, टूर्नामेंट है, इधर ही हो रहा है मेलबर्न में। ओके, तो आप क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे, ज़रूर बताएं। हाँ, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्कर हैं, उनको सिर्फ स्पॉन्सर्स की कमी है, और जब तक उनको स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं तो वो इस तरह जो कंपटीशन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मतलब आप लोग ये कर सकते हैं, मतलब मीडिया ही कर सकती है कि हमें हाईलाइट करें इस तरह जिस तरह भी आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं नासिर कि अभी आप जो इन टूर्नामेंट्स में, इन चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने गए हैं, या आप अपने ओन पे गए हैं या आपको यहाँ पे किसी फेडरेशन ने, स्क्वॉश फेडरेशन जो है पाकिस्तान में अगर है तो उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है या आप अपने ओन पर गए हैं? नहीं, मैं अपने ओन पर आया हूँ इस इवेंट के लिए, क्योंकि इवेंट खेलना और रैंकिंग बेहतर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टूर्नामेंट्स नहीं खेलते हैं, आप पार्टिसिपेशन नहीं करते तो आपकी रैंकिंग नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से फिर मसला बनता है। तो इसलिए अभी आप देख सकते हैं कि मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर अपने ओन पे प्लेयर जाए, उसके बाद मेरा फ़ौरन मलेशिया में टूर्नामेंट्स है, 2 टूर्नामेंट, तो उसके बाद मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं यूएसए जाऊँगा। तो अगर इस और ये सब आप अपने ओन पर करेंगे? ये आप सब अपने ओन? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दैट्स हार्ड। वैसे मुझे, और जो आप पाकिस्तान में जब खेलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे मौजूद, या वो भी आपको खुद से करना पड़ता है मैनेज? नहीं, फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात है, मतलब कोर्ट्स, जिम ये तो अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए अगर आप
एज अ प्रोफेशनल अगर आप एक लेवल पे खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपने स्पेशल डाइट लेनी होती है, आपके स्पेशल कोचेज़ होते हैं, आपकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लेयर के लिए। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं जी। कि जिस तरह मैंने स्क्वॉश के हवाले से पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने एक बहुत टाइम स्क्वॉश जैसे स्पोर्ट के अंदर अपना लोहा मनवाया है और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमारे पास थे। आपको लगता है कि ये सिर्फ जो हुकूमती लापरवाही है या इसको नज़रअंदाज करने की वजह से आज ये मसले हैं कि आज हमारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे और उनकी जो फेडरेशंस है वो भी उनको इस तरह से जो कहने फैसिलिटेट नहीं कर पा रही हैं? जी, बिल्कुल माशाल्लाह से मतलब अगर आप देख लें तो एक हिस्ट्री बनी हुई है हमारे लेजेंड्स की, जिस तरह जानशेर खान, जहांगीर खान उन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है और उसके बाद मतलब उसके बाद बहुत सारे बहुत टैलेंटेड प्लेयर निकले थे। लेकिन मसला यही आता है कि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लेयर्स को। जब तक आपको उस प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं मिलती तो वो आगे नहीं जाता। क्योंकि एक ज़माने में ये होता था कि प्लेयर्स के पास बहुत से स्पॉन्सर होते थे, जिस तरह उस टाइम पीआईए टॉप पर था, तो प्लेयर्स के पास पीआईए का स्पॉन्सर होता था, वो हर जगह इजीली ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अभी कहाँ पर हम लेक करते हैं कि हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं होता, हर चीज़ अपने ओन से करते हैं। करंट सिचुएशन आपको पता है कि क्या चल रही है हर जगह मुल्क की। तो इस वजह से वाहिद मतलब अगर आप स्पोर्ट्स को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर ये सब कुछ, तो वाहिद एक स्पोर्ट्स ऐसी गेम रह गई है हमारे मुल्क में जो हर जगह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, मतलब अच्छा पाकिस्तान को एक लेवल पे हम ज़रूर। अच्छा मैं इंदन ये भी जानना चाहूँगी कि आप जो ट्रेनिंग करते हैं पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे करते हैं? आपके पास कोचेज़ हैं और जो स्क्वॉश के लिए कोच है वो क्या उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है जिस पे आप जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं और आप ऑलरेडी इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं, वहाँ पर जिस तरह की स्क्वॉश को लेकर फैसिलिटीज़ हैं, क्या उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाते हैं हम? बिल्कुल जी, हमारे पास कोच माशाल्लाह अच्छे हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के कोच हैं। कोच जो है वो मेरा भाई है, ताहिर इकबाल। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह वो काफ़ी मतलब प्रोफेशनल है, काफ़ी मतलब उन्होंने खुद यूएसए में भी कोचिंग की है। तो कोचिंग के हवाले से मतलब कुछ वो नहीं है, ट्रेनिंग हमारे से कुछ वो नहीं, मतलब उससे हम बिल्कुल लेक नहीं करते हैं। लेकिन जो मेन जो वजह है वो हमारा स्पॉन्सर है। तो जब आप स्पॉन्सर हमारे पास होगा तो इंशाल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड है, मतलब हम ट्रेनिंग बस करते हैं, उनको हार्ड वर्क फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और उन पे तवज्जो होनी चाहिए। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं नासिर? क्या सोचा है? ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, क्या तैयारियां हैं? इंशाल्लाह फ्यूचर में ये है कि फ़िलहाल तो मैं आज के मैच पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा? हाँ, उसके अलावा जी फ्यूचर में ये प्लान है कि फ्यूचर में एक दफ़ा हमारा जो ओलंपिक है वो 2028 में होगा। तो उसके लिए तैयारी है। उससे पहले हमारे काफ़ी बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ जो खोया हुआ मकाम था पाकिस्तान को वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को वापस दें और इंशाल्लाह स्क्वॉश में फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इन द एंड आपके बहुत सारे जो घर फैमिली भी देख रही होगी और हमारे प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर चाहूँगी आप किसी से भी हुकूमत से कुछ कहना चाहें, इदारों से कुछ कहना चाहें या अपने स्पॉन्सरशिप को लेकर कोई भी मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, कुछ भी कहें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच का आपने मौका दिया है। मैं सिर्फ ये अपील करना चाहूँगा फेडरेशन से, अपने हुकूमत से, जो एसोसिएशन है, हर चीज़ से कि थोड़ी सी तवज्जो चाहिए प्लेयर्स के लिए। जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, बहुत टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं। मैंने खुद ही देखा है कि यंग बच्चे आ रहे हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं और वो किस वजह से आ रहे हैं इधर, वो स्क्वॉश छोड़कर बस इधर काम करने के लिए आ रहे हैं। तो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि उनको कोई सपोर्ट नहीं है, हालांकि वो सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, सारा अच्छा खेलने वाले हैं। तो जब उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको अपने घर से सपोर्ट मिलेगा, अपने मुल्क से सपोर्ट मिलेगा, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे मुल्क में जाने की और वहाँ पे काम करने की। थैंक यू वेरी मच नासिर, बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके आज के मैच के लिए भी और आइंदा आने वाले जो आपके प्लान्स हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आप हमारा फ़ख्र हैं और मैं ख़ुद भी कहूँगी कि प्लीज़ इन प्लेयर्स को ओन करें, इनको सपोर्ट करें, इन्हें हमारी ज़रूरत है। ये अपने ओन पे जाके खेल रहे हैं तो अगर हम इनको फैसिलिटेट कर देंगे या इनकी ओनरशिप ले लेंगे तो ये कितना अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।